नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज का लेख बहुत ही अच्छा दिया हुआ है जो भूगोल के बारे में है और नई नई खोजें हुई हैं, जिसमें ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि जो धरती के नीचे पसरा महासागर, जो धरती के नीचे है महासागर है, और उसमें क्या है तो 3 गुना अधिक पानी मौजूद हो सकता है, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का। तो उसी में हम लोग आज जानेंगे क्या क्या है चीज़ें। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ दिया हुआ है जो स्टैटिक भी आप लोगों का एक बार रिविजन हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं इसमें दी हुई हैं, तो देख लेते हैं एक बार विश्व के महासागर आया तो आप एक बार विश्व के महासागर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला जो है आपका, पहला कौन सा महासागर है तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है तो प्रशांत महासागर है पहला आपका। दूसरा आपका कौन सा है तो दूसरा आपका अटलांटिक महासागर हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तीसरा आपका कौन सा है तो हिंद महासागर, ठीक है। चौथा कौन सा है तो आर्कटिक महासागर। और पांचवा कौन सा है तो अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। पांचवा कौन सा है तो अंटार्कटिका महासागर, ठीक। पहला आपका प्रशांत हो गया, दूसरा अटलांटिक हो गया, तीसरा आपका हिंद महासागर हो गया, ठीक है। चौथा आपका आर्कटिक महासागर हो गया, पांचवा जो हो जाएगा आपका अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा, ठीक। तो इसी क्रम में आप लोग याद करिएगा। आइए आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो आगे देख लेते हैं क्या इसमें है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के नीचे मौजूद महासागर में पृथ्वी की सतह के सभी महासागरों से 3 गुना अधिक पानी मौजूद हो सकता है। अब एक नया तथ्य सामने आया है कि पृथ्वी के अंदर सतह से 700 किलोमीटर नीचे एक विशाल महासागर छिपा हुआ है। कहाँ से तो सतह से 700 किलोमीटर नीचे, सतह से 700 किलोमीटर नीचे एक विशाल महासागर छिपा हुआ है। यह महासागर रिंगुडाइट नामक खनिज में स्थित है। कहाँ पर है तो रिंगुडाइट नामक खनिज में स्थित है, जो पृथ्वी के ऊपरी मेंटल में पाया जाता है। तो मेंटल पृथ्वी की सतह के नीचे 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है तो मेंटल पृथ्वी की सतह के नीचे 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें एक चीज़ और पूछता है कि जो मेंटल में क्या है तो इस मेंटल का औसत घनत्व क्या होता है, मेंटल का औसत घनत्व क्या होता है ये पूछ लेता है, जो है कि औसत घनत्व पूछ लेता है। तो मेंटल का बता दें कि मेंटल का औसत घनत्व होता है 3.5 ग्राम, 3.5 ग्राम सेंटीमीटर से कितना होता है ग्राम सेंटीमीटर से 3.5 ग्राम सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर होता है। किसका तो मेंटल का औसत घनत्व कितना होता है 3.5 ग्राम सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर होता है। यह पृथ्वी का आयतन के कुल कितने हैं तो 83% भाग घेरे हुए हैं। कितना घेरा हुआ है तो 83% भाग क्या हुआ है लगभग घेरा हुआ है, ठीक। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। तो और चीज़ इसमें और थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे तो क्या होता है, 3 चीज़ें से पृथ्वी मिलकर भू परपटी क्या बोलते हैं उसको क्रस्ट बोलते हैं। एक भू परपटी होता है, फिर उसके बाद क्या होता है एक मेंटल होता है, ठीक है। एक क्या होता है एक कोर होता है, कोर जिसे केंद्रीय भाग भी बोलते हैं। तो भूपटल जो भू परपटी है उसका लंबाई कितना होता है तो यह अंदर की तरफ कितना होता है तो 34 किलोमीटर, ठीक है। ये किससे बना रहता है भू परपटी तो सियाल और सीमा से, किससे तो सियाल और सीमा से। तो सियाल मतलब क्या हो जाएगा आपका, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिना, ठीक है। और जो सीमा है वो किससे बना है तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। तो क्रस्ट का औसत घनत्व तो देखा जाए तो कितना है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर है। और ये आयतन कितने % घेरा रहता है तो 0.5। अब क्रस्ट हो गया, मेंटल आप लोगों को बताया ही है। कोर जो होता है, कोर मतलब क्या हो जाएगा तो कोर जो होता है वो, कोर जो केंद्रीय भाग होता है ये किससे बना रहता है तो निकेल और फेरस से। केंद्रीय भाग वो किससे बना रहेगा, केंद्रीय भाग किससे बना हुआ है तो केंद्रीय भाग आपका निकेल और फेरस से बना है। किससे तो Ni+Fe। जो केंद्रीय भाग किससे बना है तो निकेल और फेरस से बना है। इसका औसत घनत्व कितना है तो 13 ग्राम सेंटीमीटर है, 13 ग्राम सेंटीमीटर है। और ये पृथ्वी का आयतन कितना घेरा है लगभग 16% भाग घेरा हुआ है। अब आइए आगे देख लेते हैं क्या है। यह स्पंज की तरह होता है जो पानी को अपने अंदर सूखने की क्षमता रखता है। रिंगुडाइट एक अत्यंत घना खनिज है जो पृथ्वी के गहरे भागों में उच्च दबाव और तापमान के कारण बनता है। किसके कारण बनता है रिंगुडाइट तो यह गहरे भागों में उच्च दबाव और तापमान के कारण बनता है, उच्च दबाव और तापमान के कारण बनता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के नीचे मौजूद महासागर में पृथ्वी की सतह के सभी महासागरों से 3 गुना अधिक पानी मौजूद हो सकता है। प्रसिद्ध भूवैज्ञानी स्टीव जैक बेसन ने यह रोमांचक खोज की है। किसने किया है तो स्टीव जैक बेसन ने
वैज्ञानिक कई दशक से गहरे पानी की तलाश कर रहे हैं। यह खोज उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह खोज अमेरिका में 2000 से अधिक भूकंप मापी संयंत्रों की मदद से की गई है। कहाँ पर? तो अमेरिका में। किसकी सहायता से? तो भूकंप मापी संयंत्रों की मदद से। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पानी पृथ्वी के अंदर ही बना है। कहाँ बना है? तो पृथ्वी के अंदर ही बना है। यह ज्वालामुखी विस्फोटों और अन्य भूवैज्ञानिक गतिविधियों के माध्यम से सतह पर आता है। यह खोज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के जल चक्र को समझने में हमारी मदद कर सकती है। इससे यह समझने में भी मदद मिल सकती है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ है और पृथ्वी की प्लेटें कैसे गति करती हैं, भूकंप कैसे आते हैं। हालांकि यह खोज अभी शुरुआती चरण में है और वैज्ञानिकों को बहुत शोध करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक यह भी अध्ययन कर रहे हैं कि इस पानी का पृथ्वी के जल चक्र और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देख लेते हैं, एक बार जान लेते हैं हम लोग कि भूकंप कैसे आता है। भूकंप कैसे आता है, आइए जान लेते हैं हम लोग भूकंप कैसे आता है। तो आइए जानते हैं कि भूकंप कैसे होता है, भूकंप कैसे आता है। तो भूकंप क्या होता है? तो पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का क्या होता है? तो निष्कासन होता है। जो पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात मतलब आंतरिक और बाहरी बलों के कारण क्या होता है? तो पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी बलों के कारण ऊर्जा का क्या होता है? तो निष्कासन होता है। ऊर्जा निकलते रहते हैं, जिसके कारण क्या होगा? तो तरंगों की उत्पन्न होती है, तरंगें उत्पन्न होती हैं और जो सभी दिशाओं में फैलकर कंपन जहाँ उत्पन्न होता है तो सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो भूकंप कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं कि भूकंप क्या होता है। तो बता दें, पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी बलों के कारण क्या होता है? तो ऊर्जा का निष्कासन होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है? तो तरंगों की उत्पत्ति होती है, तरंगें निकलती रहती हैं और वो क्या होता है? तरंगी सभी दिशाओं में फैलकर कंपन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? तो तरंगें जो निकलती हैं वो सभी दिशाओं में फैलते रहते हैं, उसके कारण क्या होता है? तो कंपन उत्पन्न होता है और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? उसे ही क्या बोलते हैं? तो भूकंप कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? तो भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे। हालांकि यह खोज अभी शुरुआती चरण में है। क्या है? अभी शुरुआती चरण में है। अब और वैज्ञानिकों को बहुत शोध करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक यह भी अध्ययन कर रहे हैं कि इस पानी का पृथ्वी के जल चक्र और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह संभव है कि यह महासागर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का स्रोत हो और यह हमें अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में भी मदद कर सकता है। हालांकि इस महासागर का अध्ययन करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि यह पृथ्वी की सतह से बहुत गहराई में स्थित है। वैज्ञानिकों को भूकंपी तरंगों का उपयोग करके ही इस महासागर का अध्ययन करना होगा और यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। क्या है? तो धीमी और जटिल प्रक्रिया है। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि महासागर में पानी किस रूप में मौजूद है। यह तरल पानी, बर्फ या किसी अन्य रूप में हो सकता है। वैज्ञानिकों का यह भी पता लगाना होगा कि यह महासागर पृथ्वी के अन्य भागों से कैसे जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों यह भी पता कोशिश करेंगे कि क्या इस पानी का उपयोग किया जा सकता है। यह खोज हमें भविष्य में पानी की कमी से निपटने में भी मदद कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी और पानी लगभग 4.6 अरब साल पहले आया था। वैज्ञानिकों का मानना क्या है कि पृथ्वी पर पानी कब आया था? तो लगभग 4.6 अरब साल पहले आया था। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है। अधिकतर पानी खारा है जो पीने या खेती योग्य नहीं है। पृथ्वी का केवल 3% पानी ताज़ा है। कैसा पानी है? तो 3% पानी ताज़ा है जो पीने और खेती के लिए उपयोगी है। पृथ्वी की सतह पर पानी की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत हैं, जैसे कि देख लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है? तो आइए जान लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है, आइए जान लेते हैं। तो देखिए पृथ्वी क्या है? पृथ्वी में अनेक भूप्रपटी में अनेक छोटी बड़े प्लेटों में क्या है? तो विभक्त है। क्या है? पृथ्वी की प्लेटें तो क्या है? अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त हैं। ये प्लेटें कितने? तो 100 किलोमीटर मोटाई वाले स्थलमंडल से निर्मित होती हैं। क्या है? तो यह 100 किलोमीटर मोटाई वाले स्थलमंडल से निर्मित होती हैं और ध्रुवमंडल पर तैरती रहती हैं। जो स्टेनोस्फीयर है वहाँ पर क्या करती हैं? तो ये तैरती रहती हैं। और बता दें कि ये किससे बना रहता है? तो सीमा से या सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना रहता है। इसके कारण क्या होता है? तो यह अपेक्षाकृत से घनत्व अधिक होता है
जो प्लेटी संचलन का मुख्य कारण क्या होता है? तो एस्थेनोस्फेयर व रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो तापीय संवहन तरंगों की चक्रीय संचरण प्रक्रिया का होना क्या कहलाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत होता है। ये किसने दिया था? तो मॉर्गन। ठीक है, कौन कौन दिए थे इसमें? प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस और कौन था? तो मॉर्गन थे। हैरी हेस, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर और होम्स थे। ये लोग अपना सिद्धांत दिए थे प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। तो देखा जाए तो कितने प्लेट टेक्टोनिक में कितने प्लेटें हैं? तो 6 बड़ी प्लेटें हैं। कितने हैं? तो 6 बड़ी प्लेटें हैं। कौन कौन सी? छोटी भी हैं इसमें। तो कौन कौन सी बड़ी है? तो अमेरिका प्लेट। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो अफ्रीका प्लेट। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो यूरेशियाई प्लेट। चौथा कौन सा हो जाएगा? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। पांचवा कौन सा है? तो प्रशांत प्लेट हो जाएगा। छठवां कौन सा है? तो अंटार्कटिका प्लेट। और छोटी भी है, जैसे कि कौन कौन सा हो जाएगा? तो नाजका प्लेट। ठीक है, फिर उसके बाद से कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट। ये सब क्या है? तो छोटी प्लेटें हैं। अब आइए आगे जानते हैं क्या है, आगे क्या इसमें कह रहे हैं। तो संभव है कि यह महासागर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का स्रोत हो और यह हमें अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में भी मदद करे। हालांकि इस महासागर का अध्ययन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह से बहुत गहराई में स्थित है। वैज्ञानिकों को भूकंपी तरंगों का उपयोग करके ही इस महासागर का अध्ययन करना होगा। यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि इस महासागर में पानी किस रूप में है मौजूद है। यह तरल पानी, बर्फ या किसी अन्य रूप में मौजूद हो सकता है। आगे देख लेते हैं क्या है। तो पृथ्वी पर गिर जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के पृथ्वी से टकराने के बाद उसके प्रभाव से पानी उत्पन्न हुआ है। क्या मानना है? कि क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के पृथ्वी के टकराने से क्या हुआ है? तो पानी उत्पन्न हुआ है। एक और सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी पर पानी रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बना था। पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें मौजूद थी और इसकी प्रतिक्रिया से पानी का निर्माण हुआ। किसके? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मौजूदगी से। अब भी इस विषय पर शोध जारी है। यह पता लगाया जाना है कि किस सिद्धांत ने सबसे बड़ा योगदान दिया। वैज्ञानिक जैक बसेन के अनुसार पृथ्वी की सतह के नीचे मिले महासागर के पानी का पृथ्वी के अंदर रहना ही ठीक है। अगर इतना पानी धरती पर आ गया तो पूरा पृथ्वी पानी में डूब जाएगी और पहाड़ों की चोटियों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अब दुनिया के वैज्ञानिक भूकंपी डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं जिससे पानी की समझ को और मजबूत किया जा सके। इस खोज के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि शायद समय के साथ ही पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद महासागर से ही समुद्र बाहर निकलने होंगे। 2014 में प्रकाशित डिहाइड्रेशन मेल्टिंग एट द टॉप ऑफ लोअर मेंटल नामक शोध पत्रिका। कौन था शोध पत्रिका? तो डिहाइड्रेशन मेल्टिंग एट द टॉप ऑफ लोअर मेंटल। इन लोगों का मानना क्या था? तो निर्जलीकरण से उत्पन्न पिघलने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। निचले मेंटल के शीर्ष पर निर्जलीकरण और पिघलना एक जटिल प्रक्रिया है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रक्रिया भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और प्लेट विवर्तनिका जैसी घटनाओं को प्रभावित करती है। दरअसल पिघला हुआ मैग्मा कम घनत्व वाला होता है और ऊपर की ओर उठता जाता है, जिससे मेंटल में संवहन धाराएं बनती हैं। ये धाराएं प्लेट विवर्तनिक को चलाने में मदद करती हैं। पिघला हुआ मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोटों का स्रोत भी हो सकता है। मैग्मा के पिघलने से चट्टान क्या होता है? तो कमजोर हो सकती है, जिससे भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा पिघले हुए मैग्मा में विद्युत प्रवाहकता होती है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में योगदान देती है। इस शोध में रिंगोडाइट नामक खनिज के गुणों पर भी प्रकाश डाला गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंपीय डेटा का अध्ययन करके पृथ्वी के अंदर मौजूद पानी के बारे में हमारी समझ को और बेहतर बना सकते हैं। यह ज्ञान हमें भविष्य में होने वाले प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और उनसे बचाव के लिए बेहतर तरीके विकसित करने में मदद कर सकता है। यह खोज पृथ्वी के जलवायु को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करेगी। दरअसल गहरे पानी में मौजूद खनिज और रसायन हमें पृथ्वी के जलवायु के इतिहास के बारे में जानकारी दे सकता है। यह जानकारी हमें भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने और भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। गहरे पानी में खनिज और ऊर्जा के नए स्रोत हो सकते हैं। इन संसाधनों की खोज हमें ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। गहरा पानी में मौजूद सूक्ष्म जीव हमें जीवन की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यह खोज निश्चित रूप से वैज्ञानिक समुदाय के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे मानव जाति के लिए कई संभावित लाभ भी हैं। तो आज का लेख देखा जाए तो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। हम लोग तमाम चीज़ें इसमें जाने। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कि कैसा लगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।